एवरीवन, सरल एकेडमी में आपका स्वागत है और ये हमारे चैनल का 5वां लेक्चर है। इसके पहले हम 4 लेक्चर कवर कर चुके हैं और आज का हमारा टॉपिक है विद्युत द्विध्रुव की अक्षीय स्थिति। और इसे बेहतर समझने के लिए आपको हमारे प्रीवियस 4 लेक्चर देखने होंगे, जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगी। तो चलिए शुरू करें। करते हैं। आज का हमारा टॉपिक क्या है? विद्युत द्विध्रुव की अक्षीय स्थिति। सबसे पहले मैं आपको बता चुकी कि द्विध्रुव है क्या। जब दो बराबर, एक माइनस क्यू और एक प्लस क्यू, किंतु प्रकृति कैसी है? विपरीत, आवेश पास पास रखे हैं, तो हम इस निकाय को ही क्या बोलते हैं? द्विध्रुव, इलेक्ट्रिक डायपोल या विद्युत द्विध्रुव। यहाँ पर ए बी एक विद्युत द्विध्रुव है और इस द्विध्रुव के कारण हमें अक्षीय स्थिति में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। इसके पहले मैं आपको बताना चाहूंगी कि द्विध्रुव के कारण, किसी भी विद्युत द्विध्रुव के कारण हम 2 स्थितियों में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकाल सकते हैं। पहली होती है द्विध्रुव के समानांतर, मतलब ये है ए बी एक विद्युत द्विध्रुव, इससे अक्षीय स्थिति मतलब इसी के समानांतर आप कोई दूसरा बिंदु लेंगे या एक्सियल पोजीशन बोलेंगे, और यहाँ अगर आपको तीव्रता निकालनी है तो वो होगी विद्युत द्विध्रुव की अक्षीय स्थिति। ठीक है। अक्षीय स्थिति के बाद दूसरी जो पोजीशन होती है, अगर इसी द्विध्रुव से हम ऊपर की ओर यानी कि ऊर्ध्वाधर स्थिति में किसी दूसरे बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालें, तो ये होती है द्विध्रुव की निरक्षीय स्थिति, जिसे हम अगले लेक्चर में कवर करेंगे। 2 स्थितियों में द्विध्रुव के कारण तीव्रता निकाली जा सकती है, एक है अक्षीय और दूसरी है निरक्षीय स्थिति। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है क्या? अक्षीय स्थिति। 12th के अकॉर्डिंग ये एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, पूछा जाता है और आपको इसे अच्छे से समझना है। कहीं भी अगर अटको तो वीडियो को रिवाइंड करके देख लेना। चलिए समझते हैं। ए बी एक विद्युत द्विध्रुव है जिस पर आवेश है माइनस क्यू और प्लस क्यू कूलाम। द्विध्रुव की जो लंबाई है यानी कि इन दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी वो है 2a मीटर और ये किसी के परावैद्युतांक के माध्यम में रखा हुआ है। हमें अक्षीय स्थिति में तीव्रता निकालनी है, इसीलिए हम द्विध्रुव से एक सेंटर में यानी कि मध्य में दूसरा बिंदु लेते हैं O, और इससे कुछ दूरी पर, तो कितनी दूरी पर? यहाँ R दूरी पर एक अन्य बिंदु P की कल्पना करते हैं और इसी बिंदु P पर हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E ज्ञात करनी है। किसके कारण? विद्युत द्विध्रुव के कारण। कॉपी और पेन निकालो, मेरे साथ साथ नोट्स बनाओ और समझते भी चलना। जहां मैं थ्योरी बोलती हूँ वहां आप डायग्राम के नीचे थ्योरी लिखिएगा और उसके बाद हम डेरिवेशन सॉल्व करेंगे। ठीक है। ए भी एक विद्युत द्विध्रुव है जिस पर आवेश माइनस क्यू और प्लस क्यू कूलाम। द्विध्रुव की लंबाई है 2a मीटर। ये के परावैद्युतांक के माध्यम में रखा है और इसके मध्य बिंदु O से कुछ दूरी, तो कितनी? R दूरी पर एक अन्य बिंदु है P और इसी बिंदु P पर हमें इस पूरे द्विध्रुव के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E की गणना करनी है। अब यहाँ पे थोड़ा सा मैं प्रीवियस पे जाऊंगी। हमने प्रीवियस वीडियो में दोनों आवेशों के कारण अलग अलग तीव्रता निकालनी है। कैसे? तो मैंने आपको बिंदु आवेश के कारण यानी कि किसी एक आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालने का व्यंजक करवाया है। अगर आपने नहीं पढ़ा है तो जाके देखिए, क्योंकि उसी डेरिवेशन से आज हमारे लिए अक्षीय स्थिति का डेरिवेशन सिद्ध होकर निकल कर आएगा। ठीक है। चलिए देखिए, चूंकि हमें इसके पहले द्विध्रुव के कारण एक साथ तीव्रता निकालने का डेरिवेशन नहीं मिला, तो आज भी हम अलग अलग
पहले किसी एक आवेश के कारण, फिर किसी एक आवेश के कारण क्या निकालेंगे, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। थोड़ा सा ये क्वेश्चन लगता है मतलब ऐसा कि समझ में नहीं आ रहा है या फिर सर के ऊपर से जा रहा है, बट अगर आप ध्यान से समझेंगे तो आपको सब कुछ समझ में आएगा और पूरा डेरिवेशन आप निकाल के आसानी से लेकर आ जाएंगे। ठीक है, पहले मुझे ये बताइए कि बिंदु आवेश के लिए विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E बराबर क्या था, तो था 1/4πε0 Q/r²। Q था यहाँ पर आवेश और R जो था वो थी दूरी, किससे किस तक की, तो किसी एक आवेश से बिंदु P तक की दूरी या दूसरे आवेश से बिंदु P तक की दूरी। लेकिन क्या आज हमारे पास इस आवेश से बिंदु P तक की दूरी दी हुई है? नहीं, ये आपको निकालनी पड़ेगी। ठीक इसी प्रकार इस आवेश से बिंदु P तक की दूरी दी हुई है? नहीं, हमें सिर्फ बिंदु O से P तक की दूरी पता है और A से लेकर P तक की दूरी पता है। तो क्या हम इससे इन दोनों आवेशों के कारण बिंदु P तक की दूरी निकाल सकते हैं? निकाल के देखते हैं, निकल के आएगी, है ना? चलिए निकालें। अगर आपको प्लस Q आवेश से बिंदु P तक की दूरी ज्ञात करनी हो तो कैसे निकालेंगे? प्लस Q से P यानी कि B से लेके P तक की दूरी हमें पता करनी है। अब O से लेके P तक की दूरी है बेटा R और O से लेके B तक की दूरी, तो इस 2A को बांट दो। O से B तक की दूरी A, O से A तक की दूरी भी A और कुल मिलाकर दोनों आवेशों के बीच की दूरी है 2A मीटर। अब हम निकाल सकते हैं, देखिए O से लेके P तक की दूरी है R और O से लेके B तक की A। R में से इस छोटे हिस्से A को घटाइए, घटाने के बाद आपको ये हिस्सा मिल जाएगा, है ना? यानी कि B से लेके P तक की दूरी जो आएगी वो आएगी R माइनस A। ठीक इसी प्रकार अगर हमें माइनस Q आवेश से बिंदु P तक की दूरी निकालनी हो तो कैसे निकालेंगे? जैसे अभी निकाला, माइनस Q आवेश किस बिंदु पर है? A पर। बिंदु P, ये A से P तक की दूरी हमें निकालनी है, तो कैसे निकालेंगे? ये वाली कुल दूरी है R, यहाँ से यहाँ तक की दूरी है A, तो R प्लस A दूरी निकल के आएगी AP तक की। अब हमने क्यों निकाला? ताकि हम बिंदु P पर जब तीव्रता निकालें तो जो दूरी आती है R, वहां पे उस आवेश से लेकर वहां तक की दूरी हम रख सकें। ठीक है, लेकिन अगर हमें तीव्रता निकालनी है तो हमें बिंदु P पर किसी दूसरे आवेश की कल्पना करनी होगी जिसे हम बोलते हैं परीक्षण आवेश Q0। और अगर हम यहाँ परीक्षण आवेश Q0 की कल्पना करते हैं तो इन दोनों आवेशों के बीच लगने वाला बल अलग होगा और इन दोनों आवेशों के बीच लगने वाला इन दोनों आवेशों के बीच लगने वाला बल अलग होगा। कैसे? प्लस और प्लस एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं तो यहाँ पे लगेगा प्रतिकर्षण बल, और माइनस और प्लस आवेश एक दूसरे को आकर्षित करते हैं तो यहाँ पे लगेगा आकर्षण बल। और दोनों ही स्थितियों में तीव्रता जो निकल के आएगी, एक की दिशा होगी दूर जाती हुई जबकि दूसरे की दिशा होगी पास आती हुई। ठीक है, चलिए अब बढ़ते हैं आगे। अगर हमें दोनों आवेशों के कारण बिंदु P पर तीव्रता निकालनी है तो हम मानते हैं कि प्लस Q आवेश के कारण बिंदु P पर तीव्रता है E1 और चूंकि ये दोनों एक दूसरे को प्रतिकर्षित कर रहे हैं तो तीव्रता की दिशा होगी दूर जाती हुई, जबकि माइनस Q आवेश के कारण बिंदु P पर तीव्रता है E2, ये हम मान रहे हैं, और इस तीव्रता की दिशा होगी पास आती हुई क्योंकि ये दोनों आवेश एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। हम पहले दोनों आवेशों के कारण बिंदु P पर अलग अलग तीव्रता निकाल के लेके आएंगे, फिर दोनों का कर देंगे योग, तो आपको बिंदु P पर कुल तीव्रता मिल जाएगी। ठीक है, चलिए पहले किस आवेश के कारण,
तो प्लस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, प्लस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। प्लस क्यू आवेश के कारण हमने तीव्रता को माना है E1 और तीव्रता का सूत्र होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R स्क्वायर। आवेश है प्लस, तो प्लस R स्क्वायर की जगह दूरी जो आएगी वो क्या आएगी, यहां से यहां तक की दूरी जो कि है R माइनस A। तो इसी डेरिवेशन को आगे बढ़ाइए। E1 बराबर होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट प्लस Q अपॉन में R स्क्वायर की जगह दूरी आ जाएगी R माइनस A का स्क्वायर और मात्रक होता है न्यूटन प्रति कूलम, इक्वेशन नंबर 1। इसी प्रकार हम माइनस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर तीव्रता निकालेंगे। सेम इसी के जैसा माइनस क्यू आवेश के कारण किस पर, बिंदु P पर तीव्रता। आप पूरा लिखिएगा क्या आएगी, तो ये जो सूत्र आपको ऊपर दिख रहा है इसी के अनुसार तीव्रता आप लिखोगे E1 की जगह माइनस क्यू के कारण हमने माने हैं तीव्रता E2। फॉर्मूला होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट प्लस क्यू की जगह आ जाएगा माइनस क्यू और बटे में R स्क्वायर की जगह दूरी क्या है माइनस क्यू से बिंदु P तक की दूरी R प्लस A। तो यहाँ हो जाएगा R प्लस A और इसका हो जाएगा स्क्वायर न्यूटन प्रति कूलम, इक्वेशन नंबर 2। हमने दोनों आवेशों के कारण बिंदु P पर अलग अलग तीव्रता निकाली है। हमें निकालनी है इस पूरे के पूरे द्विध्रुव के कारण बिंदु P पर तीव्रता और इसलिए हम दोनों तीव्रताओं का क्या कर देंगे, योग। उम्मीद करती हूँ यहाँ तक आपको ये अच्छे से समझ में आया होगा। थ्योरी मैंने आपको शुरू में ही बोल दी थी, बहुत आसान है। एक बार और आप चाहें तो रिपीट करके देख लीजिएगा और लिख लीजिएगा। छोटी सी थ्योरी है, जो जो हमने डायग्राम में किया है वही वही आपको लिखना है। और चूंकि हमें पूरे द्विध्रुव के कारण बिंदु P पर तीव्रता निकालनी थी, इसलिए हमने बिंदु P पर परीक्षण आवेश Q0 की कल्पना की थी। और इसके आगे हम बोलेंगे कि प्लस Q आवेश के कारण बिंदु P पर तीव्रता जो कि निकल के आएगी ये, माइनस Q आवेश के कारण हमने तीव्रता मानी थी E2 जो कि निकल के आएगी ये। इन दोनों डेरिवेशन में एक चीज, अगर हम प्लस Q आवेश के कारण बिंदु P पर तीव्रता बोले तो तीव्रता की दिशा होगी B से P की ओर, यानी कि दूर जाती हुई। ठीक है, तीव्रता की दिशा होगी B से P की ओर। लेकिन जब हम माइनस Q के कारण तीव्रता बोलेंगे तो P से होगी A की ओर, यानी कि पास आती हुई। ठीक है, P से किस ओर, A की ओर, यानी कि इस तरफ, जबकि प्लस Q आवेश के कारण इस तरफ, यानी कि दूर जाती हुई। और ये दोनों दिशाएं आपको याद रखना जरूरी है। क्यों, इसका रीजन मैंने आपको बता दिया। अब हमें निकालनी है पूरे के पूरे द्विध्रुव के कारण बिंदु P पर परिणामी तीव्रता। बिंदु P पर परिणामी तीव्रता, और परिणामी तीव्रता निकालने के लिए जो फॉर्मूला होगा वो होगा कुल तीव्रता E, जो कि बराबर होगी दोनों तीव्रताओं के योग के, यानी कि E1 और E2 का योग कर दीजिए, जो भी निकल के आएगा वही होगा कुल तीव्रता E का व्यंजक। अब अगर ये आपने लिख लिया होगा तो इसको मैं मिटा रही हूँ, ये कुछ अलग लग रहा है डेरिवेशन में। ठीक है, चलिए देखिए, हम समीकरण 1 और 2 से E1 और E2 के मान रखेंगे। बाकायदा लिखिए, समीकरण 1 व 2 से, इक्वेशन नंबर 1 और 2 से 1 व 2 के मान रखेंगे हम। कुल तीव्रता E बराबर होगा, E1 का मान है 1/4
4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ऊपर है प्लस क्यू, प्लस लिखने की हालांकि जरूरत नहीं, मत लिखिए, बटे में है r माइनस ए का स्क्वायर, होल स्क्वायर है, ठीक है। बीच में है प्लस, योग करने के लिए E2 का मान क्या है बेटा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ऊपर है माइनस क्यू, ये तो लिखना पड़ेगा, बटे में है r प्लस ए का होल स्क्वायर, दोनों का करना है हमें योग। इसके आगे E बराबर 1/4 पाई, हाँ हम क्या कर सकते हैं, ये प्लस और ये माइनस क्या हो जाएगा, माइनस 4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन r माइनस ए का स्क्वायर, प्लस और माइनस क्या हो गया, माइनस, फिर इधर है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, माइनस चला गया सामने, बचा सिर्फ क्यू, r प्लस ए का स्क्वायर, ठीक है। यहाँ तक क्लियर? आई होप यहाँ तक आपको सब कुछ अच्छे से समझ में आया है। आगे देखिए, इसके आगे व्यंजक को बढ़ाते हैं। दोनों तरफ आपको एक चीज कॉमन दिख रही है, वो क्या, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट यहाँ भी है, यहाँ भी, क्यू यहाँ भी है, यहाँ भी, बट बटे वाली जो कंडीशन है वो अलग अलग है। तो जो चीजें सिमिलर है वो ले लीजिए कॉमन। अगर ये नहीं होता ना नीचे अलग अलग, तो पूरा का पूरा डेरिवेशन कट जाता, लेकिन चूंकि दोनों तरफ नीचे वाली ये दोनों राशियां अलग हैं, तो बचा हुआ हिस्सा हमें क्या करना पड़ेगा, कॉमन लेना पड़ेगा। अब आएगी तीव्रता E निकलकर, क्या कॉमन लिया, दोनों तरफ से Q कॉमन लिया, बटे में है 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये भी दोनों तरफ है, बचा क्या ब्रैकेट के अंदर, तो यहाँ कुछ नहीं तो 1/r माइनस ए का क्या हो जाएगा, स्क्वायर, बीच में क्या है माइनस, आगे 1/r प्लस ए का हो जाएगा स्क्वायर। यहां तक सभी को समझ में आया ना? अब आगे देखो, हमने कुछ नहीं किया है, जो कॉमन निकल रहा था उस पूरे को ले लिया कॉमन, बचा हुआ जो है वो है ब्रैकेट के अंदर चिन्ह सहित। अब इसको सॉल्व करो। अब ये बच्चों वाला सवाल बचा है, Q/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, दोनों तरफ से एलसीएम लोगे क्या आएगा, यहाँ इन दोनों का एलसीएम लोगे तो r स्क्वायर प्लस माइनस माइनस, ए का भी क्या हो जाएगा स्क्वायर, और पूरे पे क्या लगा हुआ है, होल स्क्वायर, ठीक है। एलसीएम लेने पर मिला ये, आप गुणा करने पर भी बोल सकते हो। अब माइनस से माइनस वाला इसमें कटेगा, जो बचा होगा वो कौन होगा, प्लस वाला, जो कि है r प्लस ए का होल स्क्वायर, ठीक है। आगे प्लस से प्लस वाला कटेगा, बचेगा क्या, माइनस वाला, चिन्ह काय का है, माइनस का, अंदर क्या बचा, r प्लस, सॉरी, प्लस से प्लस वाला कटेगा, माइनस वाला बचेगा, तो माइनस वाला ऊपर, r प्लस ए का स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज, a प्लस बी स्क्वायर और a माइनस बी स्क्वायर जैसा दिख रहा है ना, तो इसको सॉल्व करो, क्या आएगा, Q/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो नीचे वाले को तो कोई कुछ मत करो, जैसा है वैसे का वैसा रहने दो, ऊपर वाला r प्लस ये a स्क्वायर यानी कि a प्लस बी का स्क्वायर, और a प्लस बी का स्क्वायर होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab मतलब 2ra, ठीक है। बीच में क्या है माइनस, तो माइनस लगाइए, ब्रैकेट क्लोज। आगे जाकर देखेंगे ब्रैकेट के अंदर r माइनस ए यानी कि a माइनस बी का स्क्वायर। अभी थोड़ा सा बोर मारने लगा होगा, बट कंटिन्यू रहिए क्योंकि सवाल यहीं से चालू हुआ है। r माइनस ए स्क्वायर का फॉर्मूला होगा r स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस 2ar ब्रैकेट क्लोज, खत्म, ठीक है। यही आएगा 2ar या फिर 2ra, इधर लिखा है 2ra तो इधर भी लिखो 2ra। अब क्या करें,
ये माइनस का गुणा कीजिए अंदर, बाकी जो जैसा दिख रहा है उसको एज इट इज वैसे का वैसा लिख दीजिए। ई बराबर क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। अब मैं थोड़ा सा फास्ट चलूंगी। बटे वाली जो पोजीशन है जैसी की तैसी, आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का है होल स्क्वायर, जो इधर जैसा है वैसे का वैसे ही रहेगा, प्लस 2RA प्लस माइनस माइनस का आर स्क्वायर प्लस माइनस 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 का ए स्क्वायर माइनस और माइनस प्लस का 2RA। यहाँ तक कोई डाउट? हमने अभी क्या किया, देखिए यहाँ पे हमने जो कॉमन निकल रहा था उसको कॉमन लिया, जो बचा हुआ है ब्रैकेट के अंदर है। अब इसमें इन दोनों का एलसीएम लेने पर आर और आर का गुणा हुआ आर स्क्वायर, ए और ए का हुआ तो ए स्क्वायर, माइनस और प्लस माइनस, और इन सभी का क्या था, होल स्क्वायर। जब माइनस वाले से माइनस वाला कटेगा तो क्या बचेगा, प्लस वाला, एक में गुणा करके लिख दिए। बीच में है माइनस, प्लस वाले से प्लस वाला इसके अंदर जो है वो कटेगा तो बचेगा क्या, माइनस वाला, उसका गुणा भी एक में किए, ऊपर लिखे। आगे आपने क्या किया, ब्रैकेट को खोला, क्योंकि ये a प्लस बी स्क्वायर था तो a प्लस बी स्क्वायर को हमने फॉर्मूले के रूप में लिखा है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, यही होता है ना। नीचे है माइनस, a माइनस बी स्क्वायर बराबर होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, a की जगह था r, b की जगह था a। अब इसमें हमने माइनस का गुणा किया है अंदर, बाकी पूरा एज इट इज लिखा है। माइनस का बन गया आर स्क्वायर प्लस माइनस माइनस का ए स्क्वायर माइनस और माइनस प्लस का हो गया 2RA, और बटे में जो जैसा है वैसे का वैसा रहने दीजिए। आपको दिख रहा होगा कि ये प्लस का आर स्क्वायर है, ये माइनस का, कैंसिल, ये प्लस का ए स्क्वायर है, ये माइनस का, ये भी कैंसिल, जो बचा उसको जोड़ के लिख दो। यहाँ क्या है, ई बराबर क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट ब्रैकेट के अंदर 2RA, और ये जो है वो है 2RA, दोनों जुड़ जाएंगे तो क्या हो जाएगा 4RA या 4AR, बटे में आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का रहेगा होल स्क्वायर, ब्रैकेट क्लोज। हालांकि अब ये ब्रैकेट लगाने की जरूरत नहीं है, मत लगाइए, डायरेक्ट इनटू में लिखिए, जैसा है वैसे का वैसा। अब हम क्या करें, आपने एक फॉर्मूला पढ़ा होगा, हमें उसके जैसा इसको बनाना है। क्या, कोई एक आवेश और आवेशों के बीच की दूरी का गुणनफल होता है द्विध्रुव आघूर्ण, ठीक है। मैंने बोला कोई एक आवेश और आवेशों के बीच की दूरी जो कि क्या थी 2a, इसका गुणनफल होता है द्विध्रुव आघूर्ण, और ये हम फर्स्ट लेक्चर में कवर कर चुके। तो यहाँ पे कोई एक आवेश और आवेशों के बीच की दूरी को हम दुगना कर देते हैं, करके देखें। मैंने थोड़ा सा आगे पीछे लिखा है ना, E बराबर होगा Q अपॉन में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, 4 पहले, ये सब इनटू में है, a बाद में, r इसके बाद, और बटे में आएगा आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर। तो क्या हम इसको कोई एक आवेश और आवेशों के बीच की दूरी को दुगना कर दीजिए, यहाँ दुगना है तो ये दुगने द्विध्रुव आघूर्ण के बराबर होगा। एक आवेश और दूरी 2a हो तो वो होता है रो के बराबर, फिर से एक आवेश लेकिन दूरी अगर दुगनी हो गई तो आघूर्ण भी दुगना हो जाएगा। इस सिचुएशन में आगे हम इसको सॉल्व करने से पहले मैं एक बार और ये बताऊं ताकि मैं इसको साफ कर सकूं और इसके बाद आपको आगे की कहानी पता हो। अब हम जस्ट एंडिंग में पहुंच चुके हैं, बस आपकी अच्छी स्थिति यानी कि तीव्रता का व्यंजक आने ही वाला है, तो प्लीज कहीं जाइएगा नहीं, बने रहिए, आपको आपका आंसर बस मिलने ही वाला है ना। चलिए, हमें द्विध्रुव के कारण बिंदु P पर तीव्रता निकालनी थी। हमने पहले प्लस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर तीव्रता निकाली, जो कि ये निकल के आई। तीव्रता के फॉर्मूले में हमने बस दूरी को रखा है और स्क्वायर लगाया, समीकरण 1। इसी प्रकार माइनस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर तीव्रता हमने E2 माना, और E2 के कारण फॉर्मूला ये, दूरी जो थी वो जैसी की वैसी रखे, माइनस है तो माइनस लगाया। इक्वेशन नंबर 2 में हमें
दूसरी तीव्रता मिल गई। हमें चाहिए इस पूरे द्विध्रुव के कारण बिंदु P पर परिणामी तीव्रता। इसके लिए हमने दोनों तीव्रताओं का कर दिया योग। ठीक है, योग करने के बाद मैंने सिर्फ E1 का मान यहाँ रखा है, E2 का मान यहाँ रखा है, ये प्लस से ये माइनस किया है, और इस डेरिवेशन में जो जो कॉमन निकल सकता था उसे कॉमन निकाला, और बचा हुआ जो बटे वाला है उसको लिख दिया ब्रैकेट के अंदर। यहाँ तक की कहानी क्लियर? ठीक है, अब हम बढ़ते हैं आगे। आगे कहाँ, तो जो हमारा एंडिंग पॉइंट है वहां से मैं आगे कंटिन्यू करती हूँ। तब तक कमेंट करके बताओ कि कितने बच्चों को यहाँ तक की कहानी समझ में आ गई। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा, अगर ना आए तो 2-3 बार वीडियो को रिवाइज करो, लेकिन समझ लेना ये आपके बोर्ड एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, मैंने जितना हो सके बहुत लो रख के, मतलब बहुत धीरे धीरे आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश की है, और आई होप आपको ये समझ में आ रहा होगा। तो प्लीज कमेंट डाउन, तब तक कमेंट करके बताइए कि आपको कितना समझ में आया। अब बढ़ते हैं इसके आगे। मैंने बताया कि कोई एक आवेश और आवेशों के बीच की अगर दूरी अगर दुगनी होगी तो वो द्विध्रुव आघूर्ण के बराबर होगा। इसके आगे हम बढ़ते हैं। तीव्रता E बराबर होगा Q, और 4A के प्लेस पे आ जाएगा 2ρ। तो इसको वापस से फॉर्मूला बना दीजिए, सॉरी नियतांक 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। Q इंटू 4A बराबर होगा 2ρ के, तो यहाँ आ जाएगा 2ρ, और बटे में क्या है R स्क्वायर माइनस A स्क्वायर का होल स्क्वायर, और इंटू में ऊपर क्या है R। ये आ गया फॉर्मूला। आगे क्या करें, तो इसको सॉल्व कीजिए। कैसे सॉल्व करें, तो हम मानते हैं क्या, यदि R बहुत बड़ा हो किससे, A से, दिख ही रहा है R किससे बड़ा है, A से, तब R स्क्वायर भी बड़ा होगा बेटा किससे, A स्क्वायर से। इस स्थिति में A स्क्वायर की क्या करने पर, उपेक्षा, A स्क्वायर की उपेक्षा करने पर, उपेक्षा करना मतलब उसकी जगह निल इनवर्ट, मतलब उसको नगण्य मान लेना। इस स्थिति में A स्क्वायर की हमने कर दी उपेक्षा, तब ये जो डेरिवेशन है ये आगे कुछ इस प्रकार होगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ऊपर है 2ρ, इंटू में है R, बटे में R स्क्वायर। A स्क्वायर की उपेक्षा कर दी है, मतलब इसका अस्तित्व हो गया खत्म, और इसका है होल स्क्वायर। आगे जाके E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2ρ R, और R की घात हो जाएगी 4, एक R से एक R हो जाएगा कैंसिल, बचेंगे 3। E बराबर होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ऊपर है 2ρ, और बटे में होगा RQ। मात्रक होता है न्यूटन प्रति कूलम, और यही विद्युत द्विध्रुव की अक्षीय स्थिति में विद्युत क्षेत्र की, विद्युत द्विध्रुव की अक्षीय स्थिति में किसका, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक है। ठीक है, ये जो डेरिवेशन निकल के आया है जो आपके सामने है, यही अक्षीय स्थिति में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक है। समझ में आया हो तो खूब सारे लाइक ठोक देना। एक बार और अगर समझना हो तो फिर से जाना, प्रीवियस से फिर से उठा के एक बार और समझ लेना। मैं आपको कुछ स्टेप एक बार और रिकॉल करवाती हूँ, यहाँ तक मैंने बता दिया था। इसके आगे हमने एलसीएम लेकर ये बना दिया कॉमन लेके, ठीक है। जो बचा हुआ उसको ऊपर एक के साथ गुणा करके लिखा। आगे हमने a प्लस बी और a माइनस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगाया, लगा के फॉर्मूले के जैसा फॉर्मूला होता वैसे लिख दिया। माइनस का गुणा इसके अंदर किया, सारी चिन्ह चेंज होंगे, माइनस आर स्क्वायर हो जाएगा, माइनस ए स्क्वायर, माइनस और माइनस प्लस का 2RA। जो कट सकता है उसको काटा, जो नहीं कट सकता था उसको जोड़ कर लिख दिया। इसके आगे इसको फिर से फॉर्मूला बनाया, फ्लिप करके लिखो,
कोई एक आवेश आवेशों के बीच की द्विध्रुवी का गुणनफल द्विध्रुव आघूर्ण होता है और इसी आधार पे हमने इसको पलट के लिखा। यहाँ 4RA पहले था, R को बाद में लिख दिया। 4AR में 4A की जगह पे और Q की जगह पे, इस पूरे की जगह पे आ गया 2 रो और बचा है R। जो बचा हुआ है उसको हमने लिख दिया। आगे हमने क्या किया, कुछ नहीं, R को बड़ा माना, A से दिख रहा है R बहुत बड़ा है किससे, A से, तो आर स्क्वायर भी बड़ा होगा ए स्क्वायर से। इस स्थिति में ए स्क्वायर की हमने क्या कर दिए, उपेक्षा। उपेक्षा करना मतलब इसके अस्तित्व को कर दो खत्म। आर स्क्वायर की घात बचेगी स्क्वायर, घात जुड़कर हो जाएगी 4, बचा जो जैसा है वैसे का वैसा लिखो। आर से आर कट गया, ऊपर बचा 2 रो बटे में आर क्यू, मात्रक होता है न्यूटन प्रति कूलाम। यही एक्सियल पोजीशन यानी कि अक्षीय स्थिति में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक है। तो थोड़ा सा खुश हो जाइए क्योंकि जिस डेरिवेशन के लिए आप आए थे वो निकल के आ गया। आई होप आपको ये टॉपिक अच्छे से क्लियर हुआ होगा, समझ में आया होगा। बोर हुए होंगे तो सो सॉरी, क्योंकि कुछ लेक्चर्स होते ही ऐसे हैं कि कितनी भी कॉमेडी करने की कोशिश करो, कॉमेडी निकल के आती ही नहीं है ना। तो पढ़ाई करने आए हैं तो सिर्फ पढ़ाई करते हैं, जब टाइम पास की बात आएगी तो वो भी करवाएंगे, ठीक है। कल हम या अगले लेक्चर में हम कवर करेंगे निरक्षीय स्थिति, वो भी इंपॉर्टेंट है इसकी तरह और इससे थोड़ी सी ज्यादा हार्ड है, तो इसको समझ के ही वहां आना। और जिन्हें हमारे प्रीवियस लेक्चर नहीं देखे हैं वो उन्हें देख लेना। अगर आपको ये टॉपिक अच्छे से क्लियर हो गया है तो खूब सारे लाइक ठोको इस वीडियो को और प्रीवियस सारे वीडियोस को अपने दोस्तों के साथ शेयर करो और खूब सारे कमेंट करो, ठीक है। आई होप आपको चीजें समझ में आ गई हैं। तो टाटा बाय बाय, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।